ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। पूरे 4 साल बाद कबीर, ओमी, रेहान, समीर अपने दोस्त आरव से मिलने उसके फार्म हाउस आए थे। वो साल की आखिरी रात थी। रात के करीब 9 बजे। रात भर यहीं रुकने का प्लान था, लेकिन आते वक्त रास्ता ढूंढते ढूंढते उन्हें काफी देर हो गई थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, वैसी जो सिर्फ खुले जंगलों और पुरानी खाली जमीनों में महसूस होती है। फार्म हाउस शहर से दूर एक सुनसान इलाके में था। कच्ची सड़क, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और बिल्कुल बीच में खड़ा एक बड़ा पुराना सा मकान। वे चारों कार से उतरे और फार्म हाउस के गेट के सामने खड़े रहे। गेट के पास खड़े होकर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे सच में अपने दोस्त के घर आए हैं या किसी अजीब, शांत, अनजानी जगह पर पहुंच गए हैं। अरे ये कौन सी लोकेशन है? गूगल मैप्स यहीं दिखा रहा है क्या? तू टेंशन मत ले, आरव का फार्म हाउस है। रिच बॉय वाइब्स। रिच बॉय? ये तो हॉन्टेड बॉय वाइब्स दे रहा। चलना अंदर चलते हैं, लेट हो रहा है। मुख्य गेट अपने आप कर्र की आवाज के साथ खुल गया और एक काली बिल्ली आवाज करते हुए उनके सामने से निकल गई। अबे साले, ये बिल्ली को भी रास्ता काटना था और ये गेट धक्का मारे बिना कैसे खुल गया? देखना, हवा भी तो चल रही है, इसलिए खुला होगा गेट। और उस बिल्ली का नया साल अपनी वजह से बेकार न जाए बस। चल ड्रामा मत कर, चल अंदर। चारों गेट से अंदर गए। दरवाजा खुला। सामने आरव खड़ा था। वो उन्हें अजीब सी नजरों से घूर रहा था। अरे भाई, सिर्फ घूरता रहेगा या अंदर भी लेगा हमें? बहुत ठंड है बाहर। आ गए तुम लोग? आते वक्त कोई परेशानी? हाँ आ गए भाई, रास्ता मुश्किल था लेकिन सही मंजिल पर पहुंच ही गए। चारों अंदर घुसे। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। दीवारों पर पुराने मास्क, कुछ धुंधली फोटो फ्रेम्स, एक बड़ा सा सोफा सर्कल में, बीच में लकड़ी की टेबल, ढेर सारा खाना, शराब, मगर कोई सर्वेंट नहीं। सब आरव से गले मिलते हैं, फिर सोफे पर जम जाते हैं। आरव अकेला एक कुर्सी पर बैठता है, बिल्कुल सामने। इधर उधर की बातें होती हैं। फिर ओमी पूछता है, आरव भाई, तू आजकल कर क्या रहा है? कौन सी नई फिल्म पर काम कर रहे हो डायरेक्टर साहेब? सुना था कोई हॉरर मूवी बनाना चाहता है तू? चाहता तो हूं, लेकिन अभी तक वैसी कहानी मिली नहीं जो मुझे डरावनी लगे, याद रह जाने वाली कहानी। तू तो किसी चीज से डरता ही नहीं भाई, तो फिर तुझे कहानी कैसे मिलेगी? हाँ, डरना मुश्किल है, लेकिन कोशिश कर सकते हो। इस साल एक खेल खेलेंगे, तुम 4 और मैं। जो मुझे सबसे डरावनी कहानी सुनाएगा वही जीतेगा। अरे तुझे डर लगता है क्या? आरव ध्यान से चारों को देख रहा है, जैसे कुछ नोट कर रहा हो, जैसे चेहरों की हर हरकत उसके लिए मायने रखती हो। ये गेम आज खेलना जरूरी है क्या? आज तो पार्टी करनी थी ना। नए साल के वक्त कौन हॉरर स्टोरी सुनाता है? चुप हो जा डरपोक, मुझे तो आइडिया बहुत पसंद आया। कुछ थ्रिलिंग होगा तो पूरा साल थ्रिलिंग हो जाएगा। हाँ, वैसे भी 12 बजे तक अपने पास टाइम ही टाइम है। ये मत सोचना कि मुझे आसानी से डराया जा सकता है। कहानी अच्छी लगी तो फिल्म बन जाएगी। तो बताओ, कौन शुरू करेगा? चारों एक दूसरे को देखते हैं। कबीर हाथ उठाता है। चल भाई, पहली कहानी मेरी। तैयार हो जा आरव, इस बार सच्ची डर लगेगा। आरव कुर्सी सीधी करता है, चेहरा बिल्कुल खाली। शुरू करो। एक लड़का था, करण, अकेला, उलझा हुआ और थोड़ा टूटा हुआ। उसकी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था और पिता भी कुछ साल पहले गुजर गए। पिता के जाने के बाद उसके चाचा ने सारी जायदाद हड़प ली और उसे घर से बेदखल कर दिया। अब उसके पास कोई अपना नहीं बचा था, न सहारा, न जगह, न रिश्ते। इसलिए वो इस नए शहर आया था, सिर्फ एक शांत कोना खोजने के लिए।
भगवान की कृपा से पिता की कुछ बची हुई बचत उसके काम आ गई और इस शहर में उसे एक छोटी मोटी नौकरी भी मिल गई। उसी भरोसे पर उसने एक पुराना सा 1 फ्लोर चौल का घर किराए पर ले लिया। करण अक्सर सोचता था कि वो यहाँ क्यों आया। माँ पिता की यादों से दूर, रिश्तेदारों की क्रूरता से दूर, शांति तो सही मिली, पर उस शांति में भी एक गहरा चुभता हुआ अकेलापन था जो हर रात उसकी सांसों के साथ कमरे में गूंजता रहता था। वो रोज अपनी 9 से 5 की नौकरी करके लौटता, साधारण सा खाना बनाता, खाकर सो जाता। आस पड़ोस में वैसे तो ज्यादा लोग नहीं रहते थे, पर जो कुछ थे उनसे भी करण बहुत घुलना मिलना पसंद नहीं करता था। फिर भी एक इंसान के लिए उसके मन में अजीब सी जिज्ञासा उठने लगी थी। नीचे का पूरा फ्लोर उसका था और ऊपर सिर्फ एक छोटा सा कमरा जहां एक लड़की रहती थी जिसे उसने आज तक कभी देखा नहीं था, सिर्फ सुना था। यह जानना भी उसके लिए तभी संभव हुआ जब एक रात उसे चूड़ियों और पायल की हल्की छनक सुनाई दी। तभी उसे लगा कि ऊपर शायद कोई लड़की रहती होगी। हर रात करीब 11:30 पर वो ऊपर आती थी। करण ने उस लड़की को आज तक कभी नहीं देखा था। बस वही रात की चाल, वही पायल की मीठी छनक और ऊपर कमरे की वो खटखट जो गहरे सन्नाटे में और भी साफ सुनाई देती थी। धीरे धीरे चढ़ती सीढ़ियों पर उसके कदमों की आवाज, फिर अचानक दरवाजे पर रुकना, ताले के घूमने की हल्की क्लिक और उसके बाद कमरे के अंदर कभी कुछ सरकने की आवाज, कभी किसी चीज के गिरने की और कभी कभी ऐसा भी लगता जैसे ऊपर फर्श पर कोई भारी चीज घसीटी जा रही हो। कभी कभी करण को यह सब सुनकर हल्की सी मुस्कान आ जाती। थोड़ी क्लमजी है शायद। कुछ रातों में उसे गुनगुनाने की आवाज आती, धीमी, कोमल, जैसे वो लड़की आज खुश मूड में हो। और कुछ रातों में उसके कमरे से हल्की सी सिसकियां भी सुनाई देती, ऐसी सिसकियां जिनमें अकेलापन भरा हो। उन रातों में करण का दिल भारी हो जाता। उसे मन करता कि ऊपर जाकर पूछ ले, सब ठीक है ना? पर हमेशा की तरह उसी हिचक, उसी डर ने उसके कदम रोक दिए। कभी कभी वो सोचता, वो कैसी दिखती होगी? इतनी देर को कौन घर लौटता है? क्या वो अकेली है? सुबह कब जाती होगी? क्या नौकरी करती है? या कहीं मेरी तरह उसका भी कोई नहीं है? उसकी जिज्ञासा धीरे धीरे बढ़ती गई। कई रातें उसने जागकर इंतजार किया, सोचा कि शायद आज एक झलक मिल ही जाए। लेकिन जब भी ऊपर कदमों की आवाज आती, या तो समय बहुत देर हो चुका होता या करण की हिम्मत जवाब दे जाती। उसे लगता था कि कहीं उसे बुरा ना लगे, कहीं ऐसा ना लगे कि करण उसे ताक झांक कर रहा है। ना उसने कभी उसकी परछाई देखी, ना खिड़की से कोई झलक। बस आवाज ही उसके लिए लड़की का पूरा अस्तित्व बन गई थी। घर मालिक उस दिन शाम को आया था। करण ने दरवाजा खोला और उसे अंदर बुला लिया। छोटा सा हॉल था, एक कोना हल्का अंधेरा, पंखा धीमी आवाज में घूम रहा था। घर मालिक कुर्सी पर बैठ गया, किराए का लिफाफा लेकर हिसाब देखने लगा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद करण ने हिचकते हुए कहा, अंकल, एक बात पूछूं? हाँ, बोलो बेटा। करण थोड़ा झिझका, फिर बोला, ऊपर जो लड़की रहती है, कैसी है वो? मतलब अकेली रहती है? मैंने उसे कभी देखा नहीं। घर मालिक का चेहरा अचानक सख्त हो गया, होठ थोड़े तने, आंखें सूखी, जैसे ये सवाल उसे पसंद नहीं आया। उसने धीमे पर ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए करण। करण चौंक गया। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बस रात को उसकी कदमों की आवाज आती है तो सोचा कोई दिक्कत। दूर रहना उससे, ना मिलने की कोशिश करना, ना बात करने की। क्यों? घर मालिक ने एक पल के लिए नजरें फेर ली, फिर लगभग फुसफुसाते हुए बोला, वो अपनी शांति में रहती है। उसे पसंद नहीं कि कोई उसे परेशान करे। तुम बस अपने फ्लोर तक सीमित रहो, ठीक है? करण कुछ और पूछने ही वाला था कि घर मालिक ने अचानक खड़े होकर कहा, चलता हूं। दरवाजा खोलकर बाहर जाते हुए उसने एक आखिरी वाक्य कहा जो करण के दिल में अटकी हुई धड़कन जैसा उतर गया। ऊपर मत जाना, किसी भी हालत में। करण वहीं खड़ा रह गया और उसके मन में अब पहले से भी ज्यादा सवाल गूंज रहे थे, पर उसके अंदर की जिज्ञासा अब और बढ़ गई। उस रात करण ने ठान लिया, वो कम से कम देखेगा तो सही कि लड़की कैसी है।
जब देर रात लड़की के लौटने की आहट आई, वो चुपचाप सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। ऊपर से धीमे कदमों की आवाज आ रही थी। हवा भारी, ठंडी और अनजानी थी। वो कुछ सीढ़ियां और चढ़ा और जैसे ही ऊपर पहुंचा, लड़की उसके कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी थी। लंबे बाल, झुका हुआ सिर और पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो धीरे धीरे ऊपर तैर रही थी। घुटनों से नीचे का हिस्सा धुएं सा हिल रहा था। चेहरा बिल्कुल सफेद और आंखें खाली, काली, अंदर धसी हुई। करण के सामने ही वो मुड़ी, लेकिन पैरों से नहीं। उसका पूरा शरीर एक झटके में उलट गया। वो करण की तरफ, बिना आवाज, बिना सांस, बस एक ठंडक जो दिल के आर पार उतर गई। करण वहीं गिर पड़ा। दिल जकड़ गया। आंखें खुली की खुली रह गई। वो मर चुका था, सीधा वहीं सीढ़ी पर। कुछ दिन बाद घर मालिक नई किराएदार लड़की को घर दिखा रहा था। लड़की का घर वालों के साथ झगड़ा हुआ था और अपना घर छोड़कर वो इस नए शहर आई थी, बिल्कुल अकेली। उसे भी ऐसी ही किसी शांत और अपनी सी जगह की जरूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में फिर भी एक गहरा अकेलेपन का एहसास साफ दिख रहा था। ये नीचे का फ्लोर बहुत अच्छा है। ऊपर से हल्की सी खटखट की आवाज आई, जैसे कोई कदम बहुत पुराने, बहुत धीमे। ऊपर एक लड़का रहता है, कम ही निकलता है। उससे दूर ही रहना। उसे पसंद नहीं कि कोई उसकी शांति भंग करे। वो कैसा है? घर मालिक ने बस इतना कहा। अकेला है, बहुत अकेला। कहानी खत्म हुई तो कमरे में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा भर गया। पीली रोशनी और धीमी लगने लगी। ओमी की सांस अटकी हुई थी। मतलब ऊपर लड़की थी ही नहीं, वो तो सच में। उसकी आवाज खुद ही टूट गई। फार्म हाउस के बाहर कहीं दूर कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, एक लंबी, खिंची हुई, रात को चीरती हुई। वो कमरा साधारण नहीं है। जो भी उसमें अकेलेपन के साथ जाता है, कमरा उसे सुनने लगता है। धीरे धीरे उसकी आदतें सीख लेता है, उसकी आवाजें, उसकी चाल, उसका दर्द। और एक रात वो कमरा उसे छोड़ने नहीं देता। जिस दिन कोई उस कमरे का हिस्सा बन जाता है, उस दिन उसका शरीर बाहर रह जाता है, लेकिन आत्मा वहीं कैद हो जाती है। फिर वो आत्मा वही करती है जो उसने जिंदगी में सबसे ज्यादा किया था, इंतजार अगले किराएदार का। कमरे के अंदर चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे, जैसे अभी अभी सुनाई गई कहानी उनके बीच में कहीं हवा में ठहर गई हो, अधूरी, ठंडी और धीरे धीरे सरकती हुई। साहब अभी तो सिर्फ आहट हुई है, खौफ अभी बाकी है। अबे यार, इतनी बड़ी स्टोरी सुनाई, थोड़ा तो रिएक्ट कर। आरव की नजरें धीरे धीरे चारों पर घूमी, जैसे वो उनके चेहरे पढ़ रहा हो, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। कहानी अच्छी थी, माहौल बना, लेकिन डर नहीं लगा। मुझे भी यही लगता है, और डरावनी होनी चाहिए, तभी मजा आएगा। इतना ही है तो तू सुना अब। चलो ठीक है, अब मैं सुनाता हूँ डरावनी कहानी। आरव, तैयार हो जा डरने के लिए। आरव ने बस हल्का सा सिर तिरछा किया। लाइट एक बार झपकी। कमरे में अचानक सन्नाटा घिर गया। बड़ी सी कॉर्पोरेट फर्म की 15वीं मंजिल का कांच की दीवारों वाला कैबिन पूरे ऑफिस के बीच ऐसे खड़ा था मानो कोई बंद कमरा नहीं, एक तमाशे का मंच हो। अंदर की हवा अजीब तरह से भारी थी और बाहर खड़े सारे लोग कांच के आर पार झांकते हुए सब देख रहे थे, जैसे कोई जिंदा फांसी चढ़ते आदमी का तमाशा देख रहे हो। अचानक एक मोटी फाइल तेजी से उड़कर राहुल के चेहरे पर लगी। फाइल के टकराते ही कागज हवा में उड़ उड़कर पूरे फर्श पर बिखर गए। ये क्या बकवास किया है राहुल? चौथी बार, इस हफ्ते चौथी बार ऐसा हुआ है। किसी को इतनी लापरवाही करने की हिम्मत कैसे होती है? राहुल के होठ कांपे।
पर उसकी आवाज गले में फंस गई। मिस्टर शर्मा मेज पर हाथ पटककर आगे बढ़े। आखिरी चेतावनी है ये। आज के बाद एक भी गलती हुई तो खुद को गेट पर खड़ा पाओगे, समझ आया? और हाँ, आज ओवरटाइम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज का काम रात से पहले पूरा नहीं हुआ तो प्रमोशन तो गया, नौकरी भी गई, समझना। जी सर। अब दफा हो जाओ यहां से बेवकूफ। राहुल ने सिर झुका लिया। वो मुड़ा और धीरे से बाहर आया। सारी नजरों की सुइयां उसी पर टिक गईं। कुछ लोग धीरे धीरे फुसफुसाए, कुछ मुस्कुराए और कुछ की नजरों में वही अजीब सा मजा था, जैसे कह रहे हों, आज तेरी ही बारी थी। राहुल अपनी सीट पर बैठ गया। कंप्यूटर स्क्रीन का उजाला उसके चेहरे को और भी थका, टूटा और खोखला दिखा रहा था। एक हफ्ता पहले तक सब ठीक था, प्रमोशन लगभग तय था, उसने रात दिन मेहनत की थी, और अचानक ऐसी गलतियां उसके नाम कैसे आने लगी जिन्हें उसने किया ही नहीं था। जैसे कोई छाया उसके काम में छेद डाल रही हो, जैसे ऑफिस खुद उसे नीचे खींच रहा हो। राहुल अपनी स्क्रीन पर झुक गया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसे आज ही ये काम पूरा करना था और उसी पर उसका भविष्य टिका था। उसने खुद को पूरी तरह काम में डुबो दिया। रात के 10 बज गए। राहुल ने आखिरी मेल भेजा, कमर सीधी की और चारों तरफ देखा। पूरा ऑफिस खाली था। पूरे ऑफिस में एक भी इंसान नहीं था। कुर्सियां खाली, लाइटें धीमी, पीली, थरथराती हुई, जैसे किसी मंद रोशनी वाले शमशान की चमक। सब कब चले गए उसे पता ही नहीं चला। वो उठकर वॉशरूम की तरफ चला। दरवाजा खोलते ही ठंडी, सीलन भरी बदबू उसके चेहरे से टकराई। अंदर की लाइट झपक रही थी। राहुल ने आईने में देखा। उसका चेहरा थका हुआ था और आंखें स्क्रीन पर देर तक टिके रहने से लाल हो गई थीं। तभी उसके पीछे से एक परछाई बहुत तेजी से गुजर गई। राहुल ने झट से पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खाली बाथरूम और धीमी गूंज, टप टप टप, नल के रिश्ते पानी की। बाहर से उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। राहुल ने सोचा शायद वॉचमैन होगा। उसने पानी मुंह पर छिड़का और चेहरा उठाकर एक गहरी सांस ली। तभी लाइट अचानक फड़फड़ाई, फट फट फट, और 1 सेकंड के लिए पूरा कमरा अंधेरा हो गया। वॉशरूम का दरवाजा खुला और बंद हुआ। राहुल को किसी की परछाई सी दिखी। कौन है? वॉचमैन? और इस लाइट को क्या हो गया है? कोई जवाब नहीं आया। वो दरवाजे की तरफ अंधेरे में घूरता रहा। तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसके ठीक पीछे किसी ने धीमी सांस भरी हो। राहुल घबरा गया। उसे वहां रुकना सही नहीं लगा। उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और जैसे ही बाहर आया उसका दिमाग सुन्न रह गया। ऑफिस फिर से पूरी तरह भरा हुआ था। हर डेस्क पर लोग बैठे थे, कीबोर्ड्स चल रहे थे। राहुल के गले में भय अटक गया। पीठ पर ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि पहले जो उसने देखा था वो सपना था या उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। जो भी हो, इतना भर देखकर उसे थोड़ी राहत मिली कि वो अकेला नहीं था। राहुल कुछ बोलने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, राहुल सर, बॉस बुला रहे हैं। राहुल मुड़ा। पीछे प्यून खड़ा था। राहुल सर, बॉस बुला रहे हैं। राहुल ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। इस बार प्यून का चेहरा अजीब तरह से बदला हुआ था। कोई भाव नहीं। आंखों के नीचे
गहरी काली धसी हुई परछाइयां, त्वचा में एक राख जैसी सफेदी। राहुल के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वो बस उसे देखता रहा। वो घबराकर कंप्यूटर की घड़ी देखता है, वो भी बंद थी। राहुल का गला सूख गया। आज समय का कोई अंदाज ही नहीं लग रहा था, मानो ये दिन खत्म ही नहीं हो रहा हो। उसे साफ महसूस हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वो बिना बोले केबिन की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो अंदर गया, बॉस की आंखें पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। गहरे काले घेरे, मानो कोई और चीज वहां बस गई हो। फिर गलती राहुल, फिर वही गलती। राहुल हिल गया। उसके कदम पीछे खिसक गए। सर, मैंने काम पूरा कर दिया है। अब एक बार नहीं, 2 बार। आप खुद। बॉस अचानक उसका कॉलर पकड़ लेते हैं। उनकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। प्रमोशन चाहिए था ना? उसे पाने के लिए किसी को भी गिरा सकते हो, मार भी सकते हो, पर काम नहीं कर सकते। इतने बेअक्ल कैसे हो सकते हो तुम? राहुल की आंखें फैल रहीं। ये बात किसी को पता नहीं होनी चाहिए थी। उसके शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। वो बॉस की पकड़ छुड़ाकर पूरी ताकत से बाहर भागा। राहुल बाहर आते ही सन्न रह गया। पूरा ऑफिस, हर कर्मचारी एकदम एक ही लय में टाइप कर रहे थे, और जैसे किसी ने किसी अदृश्य धुन का बटन दबाया हो। एक साथ पूरे ऑफिस ने टाइपिंग रोक दी और एक साथ सबकी गर्दनें उठी। सभी आंखें एक साथ राहुल पर टिक गईं। गहरी, काली, बेजान, असहज। सबके चेहरों पर एक ही भाव था, एक ही पीलापन, एक ही काले घेरे, एक ही अजीब सी मुस्कान। राहुल का खून जम गया। एक ठंडी बिजली उसके रीढ़ में से नीचे उतर गई। उसके कदम पीछे लड़खड़ाए। ये क्या हो रहा है? राहुल के पैरों ने उसके दिमाग से पहले ही फैसला कर लिया था। भागना, तुरंत, अभी। वो जान बचाकर लिफ्ट की तरफ दौड़ा। पीछे से बेजान आंखों की सुइयां अब भी उसकी पीठ में चुभ रही थी। लिफ्ट के पास पहुंचा ही था कि ऊपर की बत्ती फड़फड़ाने लगी। एक बार, 2 बार, फिर पूरी लाइटें उसके ऊपर चमक बुझने लगी, जैसे खुद इमारत उसे निगलने को तैयार हो। उसने बेतहाशा लिफ्ट का बटन दबाया। दरवाजा खुला। अंदर अजीब खामोशी थी, गूंगी, दबा देने वाली। एक पल को लगा जैसे लिफ्ट कोई कमरा नहीं, एक कब्र है। लेकिन उसके पास विकल्प नहीं था। राहुल अंदर कूद गया और जमीन वाली बटन दबा दी। दरवाजा बंद हुआ। लिफ्ट हिली। 1, 2, 3 सेकंड, फिर दरवाजा खुला। राहुल का दिल थम गया। वो फिर उसी फ्लोर पर खड़ा था। वही 15वीं मंजिल, वही गलियारा, वही टिमटिमाती लाइटें। नहीं, ये कैसे? उसने फिर कोशिश की। बटन मार मार कर दबाए। लिफ्ट कांपने लगी। गड़गड़ाहट हुई, जैसे ऊपर कोई खरोंच रहा हो। दरवाजा बंद हुआ। कुछ सेकंड की अजीब सी गहराई, फिर वही मंजिल। राहुल चीख उठा, क्यों नहीं नीचे जा रही? उसकी सांसें टूट गईं। उसे समझ आ गया, आज वो इस मंजिल से निकलने वाला नहीं था। वो बाहर उतर आया। ऑफिस अब पूरी तरह खाली था। राहुल धीरे धीरे अपनी क्यूबिकल की तरफ चला।
उसके मन में बस एक ही विचार था, फोन से किसी को कॉल करता हो, बस कोई फोन उठा ले, कोई भी उठा ले। लेकिन जैसे ही वो अपनी डेस्क के पास पहुंचा, उसका दिल जम गया। कुर्सी पर कोई बैठा था, पीठ उसकी तरफ थी, कंधे झुके हुए, बाल अस्त व्यस्त, कपड़े गंदे और फटे हुए। राहुल का गला सूख गया। कौन है वहां? वो आकृति बिल्कुल नहीं हिली। राहुल एक और कदम बढ़ा। पूरा ऑफिस सांस रोककर सुनता सा लगा। कौन है? जवाब दो। वो आकृति धीरे धीरे घूमी, कुर्सी चरमराई, और जो चेहरा सामने आया उसे देखकर राहुल की रीढ़ में बर्फ दौड़ गई। वही आदमी, वही उसका सहकर्मी अजय, जिसे राहुल ने अपने प्रमोशन के लिए डुबोने की साजिश रची थी। अजय का चेहरा फट चुका था, गाल से त्वचा लटक रही थी, आंखों के नीचे गहरी काली खो थी, और उन खोहों के भीतर लाल चमकती हुई दरारें। अजय ने हल्की सी कांपी हुई मुस्कान दी। प्रमोशन तो तेरा ही था ना राहुल? तू यहां कैसे? तू तो... अजय और करीब आया। चेहरे से खून टपक रहा था, जैसे अभी अभी पानी से निकला हो। याद है नई प्रोजेक्ट लीड की दौड़? तूने मेरा सिस्टम क्रैश किया था, फाइलें मिटा दी थी और क्लाइंट मीटिंग में मेरे खिलाफ झूठ बोल दिया था। उसकी आवाज धीमी, मगर हर शब्द राहुल की हड्डियों में धंसता गया। और फिर उस रात छत पर जब तूने मुझे धक्का दिया था, किसी ने देखा नहीं ना? नहीं, मैंने नहीं। अब क्या फर्क पड़ता है राहुल, कोई भी झूठ ज्यादा देर छिपा नहीं रहता। उसका चेहरा पूरी तरह राहुल के सामने था। आज तेरी बारी है। अचानक अजय ने उसे उठाकर नीचे फेंक दिया। वो 15 मंजिल ऑफिस बिल्डिंग से नीचे गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। अगली सुबह लोगों ने राहुल की लाश ऑफिस बिल्डिंग के नीचे देखी। राहुल पर मृत पड़ा था, चेहरा सूजा हुआ, आंखें फटी, जैसे आखिरी पल में किसी भयंकर चीज को देख लिया हो। लोगों को लगा कि राहुल ने काम के दबाव के... कबीर और ओमी ने तुरंत नजरें फेर ली। समीर पीछे टिक गया, उसके चेहरे पर भी घबराहट आ गई थी। तभी पीछे से रिहान की आवाज आई, धीमी पर साफ। ठीक है, अगली कहानी मैं सुनाता हूं। ये थोड़ी अलग है और थोड़ी ज्यादा सच्ची। कमरे में फिर खामोशी छा गई, एक लंबी ठंडी खामोशी, जैसे सबने अपनी सांस रोक ली हो। रिहान ने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। जब मैं छोटा था, शायद 8 या 9 साल का, हमारे घर के ठीक सामने एक छोटा सा पुराना मकान था। नीली दीवारें थी, पर वक्त ने उस नीले रंग को धूप और धूल से फीका कर दिया था। बरामदे में हमेशा हल्की सी मिट्टी की खुशबू रहती थी। उस घर में एक छोटा सा खुशहाल परिवार रहता था। एक शांत सा आदमी, उसकी पत्नी सीमा आंटी और उनका छोटा सा बच्चा राजू। राजू इतना छोटा था कि ठीक से गर्दन तक नहीं संभाल पाता था। गोद में ही लिपटा रहता, दूध की बोतल मुंह में दबाए। उसकी कलाई में छोटी सी काली डोरी बंधी रहती थी और वो हर थोड़ी देर में की मीठी आवाज कर देता था। सीमा आंटी बहुत सौम्य थी, माथे पर छोटी सी बिंदी, बाल हमेशा हल्के से पीछे बंधे और गोद में बच्चा लिए बरामदे में खड़ी रहती। जैसे ही मेरी माँ बाहर आती, सीमा आंटी मुस्कुराकर बोल पड़ती, भाभी देखिए ना, आज राजू ने पहली बार खिलखिलाकर हंसा है। माँ भी हंसते हुए उनके पास जाकर राजू के गाल छू लेती। मैं थोड़ा दूर खड़ा रहता, लेकिन अक्सर राजू की आंखें मुझे देख ही लेती और वो अपनी गोल गोल काली आंखों से मुझे ऐसे घूरता मानो पहचान रहा हो। मुझे याद है,
शाम को जब मोहल्ले के बाकी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होते, तब उस घर के बरामदे से केवल 2 आवाजें आती। सीमा आंटी की चूड़ियों की मधुर खनक और राजू की छोटी छोटी हंसी। उनकी इस छोटी सी दुनिया में इतनी गर्माहट थी कि पूरा मोहल्ला उस तरफ से गुजरते हुए खुश हो जाता था। किसी को क्या पता था, कुछ ही दिनों में वही घर डर, खामोशी और चीखों का अड्डा बन जाएगा। सब ठीक ही चल रहा था, जब तक कि उस शाम ने सब कुछ बदल नहीं दिया। शाम का वक्त था। राजू के पापा उसे आंगन में लिए खड़े थे। राजू दूध पीकर उनींदा सा था। सीमा आंटी तभी रसोई में थी। रात के खाने की तैयारी चल रही थी। मोहल्ले में इस वक्त हर घर में खाना बनता था। हर तरफ हल्की हल्की सब्जी झोंकने और मसालों की खुशबू तैर रही थी। लेकिन उसी खुशबू के नीचे बहुत हल्का, इतना हल्का कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, सीमा आंटी की रसोई में गैस धीरे धीरे भरती जा रही थी। उसी समय राजू अचानक जोर जोर से रोने लगा। उसके पापा ने उसे गोद में उठाकर धीरे धीरे झुलाया, खिलाया, चुप कराने की कोशिश की, पर उसका रोना और बढ़ता गया। बेबस होकर वो घर की ओर मुड़े। सीमा, देखो ना, राजू। बस इतना ही कहा था कि धड़ाम, एक जोरदार धमाका हुआ। खिड़कियां हिल गईं, दरवाजा भीतर से चटक गया। रसोई के छोटे से चौखट से आग और धुआं एक साथ बाहर उछला। आंगन में खड़े राजू के पापा चीख पड़े, सीमा! पूरा मोहल्ला बाहर निकल आया। लोग दौड़े, दरवाजे पर पानी फेंका गया, पर रसोई इतनी तेजी से जली कि अंदर जाना लगभग नामुमकिन था। कुछ मिनटों बाद जब पड़ोसी किसी तरह दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे, सीमा आंटी बुरी तरह झुलसी मिली, पर जिंदा थी। उनकी सांस टूटी हुई थी, पर चल रही थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उनकी चीखें, दर्द से भरी आवाजें, वो रात आज तक मेरे कानों में कैद है। 3 दिन तक पूरा मोहल्ला इंतजार में था। हर किसी की नजरें अस्पताल की तरफ थीं। लेकिन तीसरी सुबह उनके पति की आंखों में सूख चुका रोना और हथेलियों में राजू की छोटी उंगली थी जब वो लौटे। कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक भरी हुई खामोशी। उसी दोपहर सीमा आंटी को जलाने के बाद उनके पति ने घर का सारा सामान बोरियों में भरा, राजू को गोद में उठाया और बिना किसी से कुछ कहे मोहल्ला छोड़कर दूसरे शहर चले गए। बस यूं ही एक परिवार जो रोज हमारे सामने हंसता था, जो घर कभी हर शाम बच्चे की हंसी से भरा रहता था, उसका पूरा अस्तित्व 2 दिन में गायब हो गया। दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियों पर धूल जमने लगी, आंगन की मिट्टी सूख गई और वो घर कुछ ही दिनों में खामोशियों और डर की एक परत से ढक गया। कुछ दिन बीत गए, सब चुप, सब शांत। लेकिन फिर एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी मां नींद में हिली। पापा उठे, दरवाजा खोलने ही वाले थे कि मां ने उनका हाथ पकड़ लिया। वहीं बाहर से एक आवाज आई, भाभी, भाभी दरवाजा खोलो, मेरा राजू कहाँ गया, मेरा बेटा राजू। मेरी नींद खुल गई। आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सीमा की आवाज है। लेकिन वो तो मर गई है। बाहर से फिर आवाज आई, इस बार जोर से, रोते हुए, मेरा राजू कहाँ है, मेरा बच्चा, भाभी दरवाजा खोलो। पापा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। माँ ने फिर रोका, कभी मत खोलना, ये इंसान की आवाज नहीं है। उस रात दरवाजे पर दस्तक तब तक होती रही जब तक सूरज नहीं हुआ। लेकिन डर की असली शुरुआत तो उसके बाद हुई। अगली रात फिर वही आवाज, फिर अगली, फिर अगली। हर बार बस एक ही बात, मेरा राजू दरवाजा खोल दो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। हमारे पड़ोसी भी सुनते थे, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। धीरे धीरे वो घर सामने वाला जाले, धूल और अंधेरे में डूब गया। एक भरी पूरी फैमिली का घर अब डर और गंध से भर गया था। दिन में बच्चे आंगन में खेलते थे, मैं भी। माँ सावधान करती थी, उस घर के पास मत जाना, अंदर मत झांकना। लेकिन बच्चे
बच्चे ही होते हैं, डांट, चेतावनी, डर सब 2 मिनट में भूल जाते हैं। एक दिन शाम को हम सब आंगन में खेल रहे थे। हवा में धूल उड़ रही थी, सूरज ढल रहा था और उस जले हुए घर की खामोशी हमेशा की तरह पीछे कहीं ठहरी हुई थी। उसी समय मेरी गेंद उछलकर सीधे उस घर के अंदर चली गई। सभी बच्चे एक साथ चीखे, नहीं, उधर मत जाना, और सब भाग गए, पर मैं वहीं खड़ा रह गया। मैंने सोचा अंदर कोई नहीं है, ज्यादा से ज्यादा धूल होगी, डर किस बात का, और मैंने कदम बढ़ा दिए। घर की दहलीज पार करते ही अजीब सी ठंडक शरीर में घुस गई। अंदर धूल इतनी थी कि मेरे कदमों के निशान तक साफ दिख रहे थे। दीवारें काली थीं, जली हुई, लकड़ी की अलमारियां आधी पिघली हुई सी। हवा में एक अजीब बदबू, जली हुई त्वचा और मिट्टी का मिश्रण, इतनी तेज कि मेरा गला कस गया। पूरा घर इतना शांत था कि अपनी ही धड़कन मेरे कानों में गूंजती महसूस हो रही थी। मेरी गेंद दीवार के कोने में पड़ी थी। मैं धीरे धीरे झुककर उसे उठाने लगा और जैसे ही मैं मुड़ा, सीमा आंटी अंधेरे में आ रही थी। उन्होंने गर्दन टेढ़ी करके मुझे देखा और बहुत बहुत धीमी आवाज में बोली, रेहान। उनकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी, जैसे 2 आवाजें एक साथ निकल रही हों, एक रोती हुई, दूसरी कराहती हुई। मेरा राजू, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरी सांस रुक गई। मैं चिल्लाना चाहता था पर गला जैसे पत्थर बन गया था। वो एक और कदम मेरी तरफ बढ़ी। उनके पास पहुंचते ही जली हुई त्वचा और जलते कपड़ों की गंध मेरी नाक में भर गई। तेज, गर्म, दम घोटने वाली। वो फुसफुसाई, रेहान, तू जानता है राजू कहाँ है? मुझे दे दे, मेरा बच्चा दे। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर जल हो चुके थे। कमरा घूमने लगा, इसलिए कहा और तभी दरवाजे की दिशा से किसी ने मुझे जोर से पकड़कर पेड़ के पीछे छुपता था। माँ, दोनों चल। उनकी चीख मेरे कानों में पड़ी। इस पीछे दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हुआ। अब यहाँ नहीं आते। बाहर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका। दीवार और दरवाजे पर हर चेहरे पर दहशत, हर निगाह उसी घर की ओर गड़ी हुई। पड़ोसियों ने मिलकर उस घर को ताला लगाया, खिड़कियों पर मोटी लकड़ियां ठोकी और दरारों में मिट्टी भर चला गया। उसी शाम जल्दी जल्दी एक छोटी सी पूजा भी करवाई गई। धूप, मंत्र, राख, सब कुछ एक अधूरी कोशिश की तरह लग रहा था, जैसे किसी गहरी चीज को बाहर रखने की नाकाम कोशिश। उसके बाद सीमा आंटी की आवाज कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आई, लेकिन मोहल्ले में कई लोगों ने रात को उस घर की खिड़की में एक जलता हुआ चेहरा देखा, आधी रोशनी आधी अंधेरे में तैरता हुआ। और कईयों ने आंगन में एक औरत का साया घूमते हुए देखा, धीरे धीरे हवा में बहते हुए, अपने बच्चे को पुकारते हुए। राजू, मेरे राजू। रेहान की आवाज आखिरी शब्द पर धीमी होकर लगभग फुसफुसाहट में बदल गई। कमरे में फिर वही भारी घुटन सी खामोशी उतर आई, जिसमें कोई अपनी सांस भी ज्यादा तेज लेने से डर जाए। लेकिन सच तो यह है कि मैं तो बाहर आ गया, पर सीमा आंटी आज भी वहीं फंसी हैं। वो आज भी उस खिड़की के पीछे खड़ी अपने बच्चे का इंतजार कर रही हैं। लोग इसे भूतिया किस्सा कहते हैं, पर जरा सोचो, एक माँ की रूह सालों से बस इसलिए भटक रही है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उसका बच्चा कहाँ है। उनकी आवाज में अब वो डर नहीं, बल्कि एक बेबसी है जो रूह को कपा देती है। वो आज भी किसी की राह देख रही हैं जो उन्हें बता सके कि उनका राजू ठीक है। वो आज भी मदद के लिए पुकारती हैं, बस इसलिए कि कोई एक बार उनके कलेजे के टुकड़े से उन्हें मिला दे। कमरे में छाई खामोशी
अब सिर्फ डरावनी नहीं थी, बल्कि उसमें एक ऐसी टीस थी जिसने सबके दिलों को भारी कर दिया था। ऐसा लग रहा था मानो उस फार्म हाउस की दीवारों के पीछे से भी कोई धीमी आवाज में अपने बच्चे को पुकार रहा हो। रेहान ने धीमे से कहा, थैंक्स ओमी। अगर तुमने उस दिन माँ को नहीं बुलाया होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। कमरा एकदम शांत हो गया। ओमी ने सिर उठाया, उसकी आंखें हल्की लाल थी। हाँ, तुम लोग जानते हो मैं और रेहान बचपन से साथ हैं। सीमा आंटी मेरे बचपन का हिस्सा थी। शायद इसलिए आज भी उस घर का नाम सुनते ही हाथ कांप जाते हैं। सबकी नजरें धीरे धीरे आरव पर चली गई। वो बिल्कुल स्थिर बैठा था, बिना भाव, बिना डर, बस गहरी नजरों से रेहान को देखते हुए। तुम्हें अब मैं एक कहानी सुनाता हूं। उसी पल बाहर से बिल्ली की लंबी खिंची हुई चीख उठी। पेड़ सरसराए, लाइट झपकी। ये कहानी एक कमरे की है, रूम नंबर 19। बिट्टू खिड़की एक ही व्यक्ति पर थी, आरव। लकड़ी की दीवारें हल्का सा कंपन कर रही थीं। खिड़की पर हवा की सरसराहट लगातार तेज हो रही थी। ओमी ने धीरे से कहा, अब तेरी बारी है आरव, बोल। आरव ने कुर्सी की पीठ से हटकर थोड़ा आगे झुककर हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखें अजीब तरह से शांत थीं। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वो धीरे से बोला, ये कहानी भी अच्छी थी, लेकिन उतनी डरावनी नहीं जितनी मुझे चाहिए। क्या हो गया है तुझे? इतनी कहानियां सुनी, किसी से भी नहीं डरा तू? ऐसे तो फिर किसी कहानी में कभी डर लगेगा ही नहीं भाई। तू चाहता क्या है? मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मैं ऐसी कहानी जानता हूं जो इन सब से भी ज्यादा डरावनी है। अच्छा, तो अब तू ही सुना दे हमें कहानी। देखते हैं तेरी सबसे डरावनी कहानी कितनी डराती है। ठीक है, सुनो। एक लड़का था, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, लेकिन घर में कोई अपना नहीं। उसके पिता ज्यादातर विदेश में बिजनेस के कारण रहते थे और कुछ करीबी दोस्त थे कॉलेज के बस। घर में कुछ नौकर, सन्नाटा और उसका अकेलापन। उस रात भारी बारिश हो रही थी, सड़कें फिसलन से चमक रही थीं। वो लड़का नशे में गाड़ी चला रहा था, तेज, लापरवाह, बिना किसी होशो हवास के। अचानक गाड़ी किसी चीज से टकराई, स्टीयरिंग उसके हाथ से फिसला, दिल की धड़कन कुछ पल को रुक गई। वो लड़खड़ाते हुए गाड़ी से उतरा और उसकी आंखें डर से फैल गई। सड़क पर एक बूढ़ा आदमी और उसका छोटा सा नाती, दोनों खून में लथपथ पड़े थे। बारिश उनकी देह पर चोट की लकीरें और गहरा रही थी। बूढ़ा आदमी कांपते हुए हाथ उठाता है। बेटा, मुझे नहीं, मेरे नाती को बचा लो। वो बहुत छोटा है, उसे ले जाओ, उसे बचा लो। लड़के के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। नशा एक ही पल में उतर चुका था। सिर में सिर्फ धमकती हुई आवाज, ये मैंने क्या किया है? लेकिन डर उससे भी बड़ा था। वो पीछे हटा, वह गाड़ी में बैठा। बूढ़े आदमी की आखिरी आवाज बारिश में घुल गई। रुक जा, मेरे नाती को। लड़का पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकला। बारिश की मोटी बूंदें शीशे पर पड़ती रहीं और उसका चेहरा स्टीयरिंग पर झुकता गया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। वो सीधे घर पहुंचा, भीगा हुआ, कांपता हुआ। सुन, नौकरों ने कुछ पूछा, पर उसने किसी को जवाब नहीं दिया। सीढ़ियां चढ़ते वक्त भी उसे ऐसा लग रहा था कि पीछे कोई चल रहा है। दरवाजा बंद करते ही कमरे की खामोशी उसके कान फाड़ने लगी। बारिश और भी तेज हो चुकी थी। खिड़की के बाहर कड़कती बिजली बार बार कमरे को सफेद चमक से भर रही थी।
वो कुर्सी पर बैठा ही था कि अचानक एक अजीब सा एहसास उसकी रीढ़ में दौड़ा, जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई, बिजली चमकी और पल भर के लिए उसे दिखा वही बूढ़ा आदमी, खून से लथपथ चेहरा, फटी आंखें और उसके ठीक बगल में उसका छोटा सा नाती, जिसके सिर से अब भी खून टपक रहा था। लड़के के मुंह से चीख फूट पड़ी, लेकिन अगली ही बिजली की चमक में दोनों गायब। उसी समय एक नौकर कमरे में घुसा। बाबूजी, क्या हुआ? खाना नीचे लगा है? लड़का हांफता रहा, पर उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर झुकाकर हाथ के इशारे से नहीं चाहिए कहा और बिस्तर की तरफ चला गया। वो बिस्तर पर लेटा, पर नींद बहुत दूर थी। दिमाग में बार बार वही दृश्य, बारिश में पड़े हुए वो दोनों, बूढ़े का कांपता हुआ हाथ, उसकी मदद की गुहार। उसके अंदर एक आवाज गूंजती, ये हत्या नहीं थी, गलती थी, गलती। थोड़ी देर बाद वो जैसे तैसे सो गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पैरों के पास कोई है। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था, बिजली चमकी और बिस्तर के पैताने पर वही बच्चा बैठा था, खून से सना, खाली आंखों से उसे घूरता हुआ। लड़का दहशत से उठने ही वाला था कि बिस्तर से दो हाथ निकले और उसका गला पकड़ लिया। वो घुटने लगा, बिस्तर पर हाथ पैर मारता रहा, किसी तरह खुद को छुड़ाकर कोने में घिसट कर बैठ गया, कांपता हुआ, पसीने में डूबा हुआ। यह सिलसिला चलता रहा। दिन में वो थका, टूटा, परेशान चलता। रात में कभी बूढ़ा उसके कमरे में खड़ा मिलता, कभी बच्चा उसके पैरों के पास, कभी किसी खिड़की की परछाई में दो आकृतियां। धीरे धीरे वो टूटता गया। एक रात वो चीखते हुए उठा, कमरे के बीचों बीच खड़ा होकर बोला, क्या चाहिए तुम लोगों को? क्यों नहीं मार देते मुझे? मैंने जानबूझकर नहीं किया था। बूढ़ा आदमी और बच्चा ठीक उसके सामने प्रकट हुए, आंखें गुस्से से भरी थीं। जानबूझकर नहीं किया तो मदद तो कर सकते थे, हाथ तो बढ़ा सकते थे। मैं डर गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं हर पल उस रात को जी रहा हूं, मेरी सांस रुकती है, मैं नहीं सह पा रहा। अगर मेरी जान जाती तो चलता, लेकिन मेरे नाती की उम्र की क्या थी? तो फिर मार डालो मुझे, मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगा, इस डर, इस गिल्ट, इस नींदहीन मौत में नहीं। नहीं, तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी। पहले तुम्हारे अपने मरेंगे, एक एक करके, फिर तुम्हारी बारी आएगी। यही मेरा श्राप है। लड़का रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। उस रात के बाद लड़का डरा डरा, खोया खोया, टूटा सा रहने लगा। नौकर उससे बात करते तो वो बस सिर हिला देता, न मुस्कान न जवाब। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस रात के बाद न बूढ़ा दिखा, न उसका छोटा सा नाती। कमरा, घर सब पहले जैसा था, पर लड़के का अंदर पूरी तरह बदल चुका था। नौकरों ने उसकी हालत देखकर उसके पिता को फोन किया। 2 दिन बाद उसके पिता, जो ज्यादातर विदेश में रहते थे, फ्लाइट पकड़कर सीधे घर आए। उसे बेटे की हालत देखते ही धक्का लगा। क्या हुआ बेटा? किस बात से डरे हो? किसी ने कुछ कहा? किसी से झगड़ा हुआ? किसी लड़की का चक्कर है? लड़का बस खाली आंखों से देखता रहा। उसकी आवाज जैसे कहीं बंद हो गई थी। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। कुछ दिनों बाद पिता ने उससे धीरे से कहा, तुम्हें यहां से दूर जाना चाहिए। थोड़ा माहौल बदलोगे तो ठीक हो जाओगे। मैंने तुम्हारे हायर स्टडीज के लिए विदेश में अप्लाई कर दिया है। लड़के ने बिना विरोध सिर हिला दिया।
शायद वो भी चाहता था कि इस शहर, इस हादसे, इस रात सबसे दूर चला जाए। और सचमुच वो पहले से थोड़ा संभलने लगा। उसे लगने लगा शायद श्राप खत्म हो चुका है। लेकिन एक शाम बारिश की रातों जैसा मौसम, घर में हलचल मच गई। पिता को अचानक सीने में तीखा दर्द उठा। नौकर दौड़ते हुए आए, एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनका दिल धड़कना बंद हो चुका था। लड़के की दुनिया वहीं टूट गई। लड़का बस शून्य में घूरता रहा। कोई आंसू नहीं, बस वही रात याद, वही बूढ़ा आदमी, वही आवाज। पहले तुम्हारे अपने मरेंगे। और अब उसके सबसे करीब उसके पिता चले गए थे। कुछ दिनों में ही लड़के ने बैग भरा और विदेश के लिए रवाना हुआ। कमरे में घोर सन्नाटा था। कहानी खत्म होते ही कबीर ने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ आरव? वो लड़का बचा? उसे लगा था वो ठीक हो गया, लेकिन श्राप कभी खत्म नहीं हुआ। मतलब? उसके पिता की मौत के बाद वो बाहर रहने चला गया। वहां उसे न वो बूढ़ा आदमी दिखा, न उसका नाती। उसे फिर से अपने देश लौटने का मन हुआ, यहीं आकर काम करने का। अपने दोस्तों से मिलने का भी मन था, इसलिए वो वापस आया और शहर से दूर एक फार्म हाउस में रहने लगा। उसे फिर वो लोग दिखे? हाँ, उसी रात, यहीं, इसी फार्म हाउस जैसे एक जगह वो दोबारा दिखे। बूढ़ा और उसका खून से लथपथ नाती। पहले दरवाजे पर, फिर खिड़की पर, फिर ठीक उसके बिस्तर के पास। उसने भागने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन देर हो चुकी थी, बहुत देर। अगले दिन उसके दोस्त उससे मिलने आने वाले थे। नया साल था और वो सोच रहा था, दोस्तों से मिलूंगा, सुबह निकल जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, श्राप पहले उसके अपनों को लेता है, फिर उसे। मतलब उसके दोस्त? वो लड़का अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। उसे लगा था सुबह होते ही वो देश छोड़ देगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ठीक उसी वक्त उसे एक फोन आया कि उसके दोस्तों की कार का एक्सीडेंट हो गया है। कार सीधा घाटी में गिर गई है। कमरे में बैठे चारों दोस्त सन्न रह गए। ओमी की सांस अटक गई। कबीर ने धीमे से पूछा, फिर? वो फार्म हाउस से बाहर भागा। सोचा शायद कोई गलत खबर होगी, लेकिन जैसे ही वो गेट तक पहुंचा, उसे फिर वही बूढ़ा आदमी दिखा, खून से सना चेहरा, और उसके पास वही छोटा बच्चा। दोनों उसे घूर कर मुस्कुरा रहे थे, एक बहुत ही बुरी, नफरत भरी मुस्कान। सब डर से सिमट गए। उसे उसी पल समझ आ गया कि उसके दोस्तों का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, वो श्राप था। लेकिन सबसे अजीब बात तब हुई जब पीछे से एक जीप की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा और जीप से उसके चारों दोस्त उतर रहे थे, हंसते हुए, बिल्कुल सही सलामत, फार्म हाउस के ठीक बाहर खड़े हुए। कबीर, समीर, रेहान और ओमी चारों ठिठक गए। उनकी गर्दनें धीरे धीरे आरव की ओर मुड़ी। एक मिनट, तुम ये किसकी कहानी सुना रहे हो? ये लड़का कहीं तुम तो नहीं? आरव मुस्कुराया, एक धीमी टूटी हुई मुस्कान। सही कहा, वो लड़का और कोई नहीं, मैं ही हूं। चारों दोस्त स्तब्ध। मतलब? हाँ, वो दोस्त जिन्हें मैंने खो दिया सिर्फ अपनी एक गलती की वजह से। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम चारों की जान गई, मेरी एक गलती। लेकिन हम तो यहाँ हैं, हम तो जिंदा हैं, तो फिर ये सब कैसे? तू मजाक कर रहा है ना, हमें डराने के लिए? तो सुन,
ये ना तो डरावना है और ना ही मजाकिया, जरा भी नहीं। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज अब लगभग फुसफुसाहट थी। नहीं, तुम लोग जिंदा नहीं हो और मैं भी जिंदा नहीं हूं। उस बूढ़े की आत्मा ने मुझे भी उसी रात अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया। तुम ही लोग सोचो, यहां आने के बाद तुमने न कुछ खाया न पिया, और एक बात, तुम में से किसी का भी प्रतिबिंब दर्पण में नहीं दिखा। तुम सब मरकर भी मुझे ढूंढते हुए यहीं आ गए, और मैं भी मर चुका हूं। इसीलिए हम अब हमेशा यहीं रहेंगे, हर साल इसी रात साथ में। हम सब यहीं इसी फार्म हाउस में अटक गए हैं। लाइट एक झटके से गुल हो गई। सबने कमरे के कोने में देखा। वही बूढ़ा आदमी और उसका नाती खड़े थे, और दोनों उन्हें एक ठंडी डरावनी मुस्कान के साथ देख रहे थे।